हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एफएटीएफ के एशिया प्रशांत समूह ने फिर एक बार पाकिस्तान को दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, आतंकवाद को लेकर खोल दी पोल। बताएंगे सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जहां कम नहीं होंगी पाकिस्तान की मुश्किलें, टूट सकता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का सपना। बताएंगे दोस्तों कितने मानकों में से कितने मानक पर शर्मनाक प्रदर्शन किया है पाकिस्तान ने, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां करारी हार के बाद बौखलाए पुतिन, रशिया ने यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले कर दिए शुरू। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर फिर एक बार महबूबा मुफ्ती का नया बयान आया है दोस्तों, वो भी अब कश्मीर पर नहीं बल्कि ज्ञानवापी मामले पर। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जेडीयू को तगड़ा वाला झटका लगा है दोस्तों, और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत जल्द ही नंबर 1 देश बनेगा दोस्तों, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में। और भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नहीं कम हो रही है पाकिस्तान की मुश्किलें, टूट सकता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का सपना। 11 में से 10 मानकों पर किया शर्मनाक प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, एफएटीएफ ने दिखा दिया है पाकिस्तान को आईना। बता दें पाकिस्तान इस वक्त कई मुश्किलों का सामना एक साथ कर रहा है दोस्तों। एक और आर्थिक संकट और ऐतिहासिक महंगाई है, तो दूसरी ओर भयानक बाढ़ है। इस बीच पड़ोसी मुल्क के लिए एक और बहुत बुरी खबर आ रही है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के एशिया प्रशांत समूह ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने से संबंधित 11 में से 10 अंतरराष्ट्रीय मानकों पर पाकिस्तान की प्रभावशीलता को निम्न स्तर का आंका है। मंगलवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है दोस्तों। एफएटीएफ आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन मामले में एक वैश्विक प्रहरी संस्था है। आपको बता दें द डॉन की खबर के अनुसार एफएटीएफ के सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी एशिया प्रशांत समूह बोले तो एपीजी ने अपने क्षेत्रीय सदस्यों की रेटिंग पर 2 सितंबर तक एक अपडेट जारी किया था, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने 11 लक्ष्यों में से केवल एक में मध्य स्तर की प्रभावशीलता दिखाई है। समूह के मुताबिक पाकिस्तान ने पर्याप्त सूचना देने, वित्तीय जानकारी तथा सबूत प्रदान करने और अपराधियों व उनकी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, यानी कि एफएटीएफ ने फिर एक बार पाकिस्तान को क्लियर आईना दिखा दिया है दोस्तों। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की फिर एक बार पोल खोलकर रख दी है दोस्तों, और अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है दोस्तों एफएटीएफ से बाहर निकलना। जी हां, ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति आप सभी को पता है दोस्तों। पाकिस्तान अभी बाढ़ से पीड़ित है और वहां की जनता दोस्तों परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में आतंकवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी नागरिकों की चिंता नहीं बल्कि आतंकवादियों की चिंता की जाती है। मानते कि नहीं दोस्तों? इस बात को कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां करारी हार के बाद बौखलाए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रशिया ने यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले कर दिए शुरू। जी हां दोस्तों, रशिया ने तेज कर दिया यूक्रेन पर हमला, कीव की सेना पर लगाया ये गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में मिली करारी हार के बाद ऐसा लग रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखला गए हैं, और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिक ने यूक्रेन के फ्रंट लाइन फोर्स पर भीषण हमला शुरू कर दिया है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की सेना ने जो प्रगति की है, उसके बाद रशिया तिलमिलाया हुआ है और भीषण हमला करने पर उतारू हो गया है। जी हां दोस्तों, रूसी रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष पर अपने दैनिक ब्रीफिंग में कहा है कि हवाई रॉकेट और तोपखानों के जरिए सभी दिशाओं से एक साथ यूक्रेनी सशस्त्र बलों की इकाइयों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च महीने में राजधानी कीव की घेराबंदी खत्म करने के बाद पिछले एक हफ्ते में पूर्वी यूक्रेन में रशिया को भारी नुकसान हुआ है। खासकर पिछले 4 दिनों में यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त वापसी की है, और पूर्वी खार्किव में यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई काफी ज्यादा घातक है, जिसकी वजह से कई अहम क्षेत्रों से रूसी सैनिकों के पैर उखड़ने लगे हैं। सिर्फ पिछले 4 दिनों में यूक्रेनी सैनिकों ने रशिया की पिछली 4 महीनों की कामयाबी को बहुत हद तक बर्बाद कर दिया है दोस्तों। और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर ज्ञानवापी मामले पर महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के
के फैसले पर उठाए सवाल, कहा ये बीजेपी के एजेंडे में है। जी हाँ दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार भड़कते हुए दोस्तों बौखलाते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत का फैसला उपासना स्थल अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है और भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण के एजेंडे को पूरा करता है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा रोजगार देने और महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है और यदि ये स्थिति इसी तरह बनी रही तो हम किसी अन्य चीज के बजाय मस्जिदों को तोड़ने में विश्व गुरु बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह फिर एक बार केंद्र सरकार को घेरने में लगी है दोस्तों महबूबा मुफ्ती। आगे बता दें, उत्तर प्रदेश में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वो देवी देवताओं की दैनिक पूजा के अधिकार के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी, जिनके विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित है। अदालत ने यह भी कहा था कि 1991 का अधिनियम इस मामले में लागू नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में महबूबा मुफ्ती का ये बयान दोस्तों साफ झलकता है कि महबूबा मुफ्ती को ज्ञानवापी मामले से मतलब नहीं है दोस्तों, बल्कि हर बार की तरह मोदी सरकार को घेरने की कोशिश है दोस्तों, क्योंकि आज तक इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी अच्छे कार्यों का कभी समर्थन नहीं किया है दोस्तों। आप हमेशा से ये देखते आ रहे होंगे। ऐसे में हर बार की तरह मोदी जी को घेरने की कोशिश महबूबा मुफ्ती की ओर से की जा रही है। इसमें आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। महबूबा मुफ्ती को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन से दोस्ती बढ़ाना श्रीलंका को पड़ने लगा महंगा। भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया ये काम। जी हाँ दोस्तों, भारत ने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चिंता व्यक्त की है दोस्तों। मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र में श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर OHCHR की रिपोर्ट पर संवाद में बोलते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इस मुद्दे पर किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पड़ोसी श्रीलंका के प्रति पहली बार कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। भारत ने कहा कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय वार्ता एवं सहयोग करने में उसका सदा यकीन रहा है। विशेष क्षेत्र के लोगों के जातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान की अपनी प्रतिबद्धताओं पर श्रीलंका द्वारा प्रगति न करने पर चिंता जताते हुए भारत ने सोमवार को 13वें संशोधन के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए तत्काल एवं विश्वसनीय कार्य किए जाने की अपील की है। भारत ने कहा है कि श्रीलंका में मौजूदा संकट ने ऋण संचालित अर्थव्यवस्था की सीमाओं और जीवन स्तर पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आगे कहा कि यह श्रीलंका के सर्वोत्तम हित में है कि वो अपने नागरिकों की क्षमता का निर्माण करे और उसके सशक्तिकरण की दिशा में काम करे। जी हाँ दोस्तों, अगली और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पूर्वी लद्दाख में PP-15 से पूरी तरह पीछे हटी भारत चीन की सेना। क्या इन इलाकों में आगे कुछ होने वाला है दोस्तों? आपको बता दें, भारत और चीन की सेनाओं ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया बोले तो सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकारी सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि दोनों पक्षों ने गतिरोध वाली जगह से सैनिकों के वापस लौट जाने के बाद एक दूसरे की स्थिति का वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया है। सरकार के सुरक्षा अधिकारियों को लगता है कि यहां से सेना को वापस हटाने से पहले पूर्वी लद्दाख में LAC पर लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने की दिशा में काम करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में अपने समकक्ष के साथ दोनों पक्षों द्वारा नियमित रूप से आयोजित सैन्य वार्ता के साथ लंबी चर्चा के बाद PP-15 क्षेत्र से चीनियों की वापसी संभव हुई है। सूत्रों ने कहा कि NSA के सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश थे कि इसे लागू करने की बात आती है तो भारतीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि LAC पर देपसांग में अभी भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं दोस्तों। हालांकि यहाँ गतिरोध 2020 की घटना से पहले से ही है दोस्तों। चीन की सेना देपसांग और चारडिंग नाला इलाकों में भारत के पारंपरिक गश्ती इलाकों तक पहुंच में रुकावट डाल रही है। आपको बता दें कि देपसांग भारत के सब सेक्टर नॉर्थ बोले तो SSN के तहत आता है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर गेहूं के बाद चावल के एक्सपोर्ट पर भारत के बैन से दुनिया में अफरा तफरी। 4 दिन में ही बड़ी महंगाई। बता दे, भारत ने बीते सप्ताह चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया था, जिसका असर अब पूरी दुनिया और खास तौर पर एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाजार में चावल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत के फैसले के 4 दिनों के अंदर ही एशिया के बाजारों में चावल के दाम 4 से 5% तक बढ़ गए हैं दोस्तों। इससे
से एशिया में चावल का व्यापार लगभग ठप पड़ गया है, क्योंकि भारतीय व्यापारी अब नए समझौतों पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। नतीजन खरीदार वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार जैसे विकल्प खोज रहे हैं, लेकिन इन देशों के व्यापारियों ने मौके को भुनाने के कारण दाम बढ़ा दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने पिछले हफ्ते ही टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया था। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही कई अन्य किस्मों पर निर्यात कर 20% तक लगा दिया गया। औसत से कम मानसून बारिश के कारण स्थानीय बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए ये फैसला किया गया है। और ऐसे में दोस्तों भारत ने दिखा दिया है कि हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मानते कि नहीं बताइएगा जरूर इस बात को। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, अपने भारत देश के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां मसूद अजहर को तुरंत गिरफ्तार करें। जी हाँ दोस्तों, एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान का ये नया और बड़ा पैतरा क्या है आपको बता दें। उज्बेकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन बोले तो एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ एक नया पैंतरा खोल दिया है दोस्तों। उसने अफगानिस्तान की सरकार को चिट्ठी लिखकर जैश-ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर को गिरफ्तार करने की मांग की है दोस्तों। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के वरिष्ठ नेता और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान से ऐसी किसी भी चिट्ठी के मिलने से इनकार किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आखिर क्या बोला अफगानिस्तान। सुहेल ने कहा कि हमें अफगानिस्तान में मसूद अजहर की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम अपने देश में ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करते हैं जो हमारे देश में रहकर किसी और देश के लिए साजिशें रचता हो। वहीं एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान ने पड़ोसी देश को पत्र लिखकर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। और यही नहीं, पाकिस्तान के खुफिया विभाग ने पत्र में अजहर के संभावित ठिकानों के बारे में भी जानकारी शेयर की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों। आखिर क्या एफएटीएफ को गुमराह करने की साजिश है ये पाकिस्तान की। बता दें माना यह जा रहा है कि भारत एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ साझा एक्शन की बात जरूर उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान मसूद अजहर के खिलाफ ऐसी चिट्ठी इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसको भय है कि कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उस पर कोई कार्रवाई ना कर दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक तरफ चीन दोस्तों अपने सैनिकों को बॉर्डर पर से हटा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान धड़ाधड़ दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की बातें कर रहा है। दोस्तों कितना सच और कितना झूठ है ये तो दोस्तों पाकिस्तान ही जानता होगा, लेकिन एक्शन तो लिया जा रहा है दोस्तों, और वो भी मात्र एससीओ समिट बैठक में शामिल होने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप मानते हैं कि ये दोनों देश बहुत बड़ी चाल चलते हैं दोस्तों, समय देखकर अपना रंग बदल देते हैं, तो ये बात कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और भारत को चौकन्ना होने की जरूरत है या नहीं बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर इन तीन देशों को रानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होने का नहीं मिला आमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, क्या है वजह बता दें। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को लंदन में होने जा रहा है। ब्रिटेन ने महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन देशों को आमंत्रित नहीं किया है दोस्तों। राइटर्स की खबर के मुताबिक ब्रिटेन ने तीन देशों को महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दिया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने रशिया, बेलारूस और म्यांमार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया है। व्हाइट हॉल के एक सूत्र ने मंगलवार को राइटर्स को जानकारी देते हुए कहा है कि ब्रिटेन ने अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ रशिया और उसके सहयोगी बेलारूस को विश्व मंच पर अलग थलग करने के लिए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं दोस्तों। रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से ब्रिटेन ने पुतिन सहित कई रूसी नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही म्यांमार और उसकी सेना पर भी ब्रिटिश प्रतिबंध लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि 500 विदेशी गणमान्य अंतिम संस्कार में होने वाले हैं शामिल। रोहिंग्या समुदाय पर म्यांमार और उसकी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 500 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लंदन में महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें से अधिकांश उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा गया है जिनके साथ ब्रिटेन के राजनयिक संबंध है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां नेपाल में बीआरआई को फिर जिंदा कर रहा है चीन। काठमांडू दौरे पर बीजिंग के तीसरे सबसे बड़े नेता 6 सूत्री समझौते पर हुआ साइन। जी हाँ दोस्तों, नेपाल और चीन के बीच सोमवार को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नया समझौता हुआ है। चीन के तीसरे सबसे बड़े नेता ली झांशु और नेपाल की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सपकोटा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश बीआरआई के तहत गवर्नेंस
लेजिस्लेटिव और सुपरवाइजरी पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष ली अध्यक्ष सबकोटा के निमंत्रण पर सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने नया बनेश्वर में स्थित संघीय संसद भवन में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद नेपाल की संघीय संसद और चीन की पीपल्स कांग्रेस के बीच एक 6 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा पर इमरान खान ने मारी पलटी, कहा शरीफ सरकार इस योग्य ही नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने रुख में बदलाव करते हुए शहबाज सरकार को सुझाव दिया है कि सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल चुनाव तक बढ़ाया जाना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति को तब तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए जब तक कि नई सरकार का चुनाव नहीं हो जाता। खान ने आगे कहा कि सेना प्रमुख की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा ना तो आसिफ अली जरदारी और ना ही शहबाज शरीफ योग्यता के आधार पर यह फैसला लेने के योग्य हैं। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां हिंदी नारे के साथ वापस आए डोनाल्ड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार के बाद अब दिया ये स्लोगन। जी हां दोस्तों, अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और हिंदी नारे के साथ वापस आ गए हैं। दोस्तों, उन्होंने इस बार भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त का नारा दिया है। ट्रंप ने हाल ही में अपने मारे लागो आवास पर शिकागो के एक व्यवसायी, रिपब्लिकन डोनर और रणनीतिकार शलभ कुमार के लिए ये नया क्रैच फ्रेज रिकॉर्ड किया, जो 2016 में ट्रंप के पहले हिंदी नारे के पीछे भी थे। अब की बार ट्रंप सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनावी नारे अब की बार मोदी सरकार से प्रेरित था। जी हां दोस्तों, शलभ कुमार ने कहा कि ट्रंप जो बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोलते हैं उनके लिए शलभ कुमार की अपनी टीम के कई लोगों की तुलना में नारा रिकॉर्ड करना आसान था, जिन्हें भारत शब्द का सही उच्चारण करने में परेशानी होती थी। उनमें से अधिकांश इसे ठीक नहीं कर सके। शलभ कुमार ने सैकड़ों बार के बावजूद हंसी के साथ याद किया। शलभ कुमार ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को यह सिर्फ 3 टेक में मिला। जी हां दोस्तों, यानी 3 बार कोशिश करने पर यह मिला है। ऐसे में दोस्तों, अगली बार ट्रंप की सरकार या जो बाइडेन की सरकार किसको देखना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग अमेरिका में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर आर्मीनिया अजरबैजान में फिर भीषण संघर्ष, 49 आर्मीनियाई सैनिकों की मौत, रात भर बरसते रहे गोले, ड्रोन से हमले। जी हां दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच 2 धुर विरोधियों आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। दोनों ही देशों की तरफ से भीषण गोलाबारी हुई है। दोस्तों, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने बताया है कि अजरबैजान के हमले में उनके 49 सैनिकों की मौत हो गई है और इसी बीच रात भर गोलाबारी के बाद अब आर्मीनिया और रूस दोनों ही सीमा पर हालात को स्थिर करने के लिए सहमत हो गए हैं। आर्मीनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापिकयान ने कहा कि उन्होंने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से बातचीत की है। जी हां दोस्तों, दोनों ही नेता हालात को स्थिर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। आर्मीनिया ने आरोप लगाया है कि तुर्की के घातक ड्रोन से लैस अजरबैजान के सैनिक उनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर विशेषज्ञों का बहुत बड़ा दावा पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर, कहा पाकिस्तान में बाढ़ के लिए खुद पाकिस्तान की सरकार व दुनिया के अमीर देश हैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के एक विशेषज्ञ का दावा है कि पाकिस्तान में बाढ़ के लिए अमीर देश जिम्मेदार है। पाकिस्तान का लगभग 1/3 हिस्सा अभी भी विनाशकारी बाढ़ के बाद जलमग्न है। उन्होंने कहा कि देश के प्रशासन ने संकट के लिए जिम्मेदारी से इनकार किया है और समृद्ध राष्ट्रों को दोषी ठहराया है, जो वैश्विक जलवायु आपदाओं के लिए जिम्मेदार वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का बहुत बड़ा हिस्सा पैदा कर रहे हैं। विजिटिंग रिसर्चर यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया उमर आजादी ने कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ के लिए अमीर देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और मानवीय सहायता को जलवायु मुआवजे के रूप में फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन्होंने दोस्तों देशों का नाम नहीं लिया है कि किन देशों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सरकार खुद इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। आप मानते हैं कि नहीं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस में बिहार की बहार पटना के अभय रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बने विधायक। जी हाँ दोस्तों, पटना के अभय कुमार ने रशिया में डेप्यूटेंट का चुनाव यानी इलेक्शन जीतकर परचम लहरा दिया है। अभय ने ये चुनाव रशिया के कुस्कर्क से जीता है। दोस्तों आपको बता दें कि डेप्यूटेंट का पद ठीक वैसे ही है जैसे हमारे देश में राज्यों के विधायकों बोले तो एमएलए का पद होता है। किसी भारतीय का दूसरे देश में चुनाव जीतना बहुत गर्व की बात है। फिर इस
जीत को ये बात और खास बना देती है कि अभय कुमार ये चुनाव पहली नहीं बल्कि दूसरी बार जीते हैं। दोस्तों ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन पटना के रहने वाले खास करके दोस्तों एक भारतीय होने के नाते इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर फोर्ब्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, चीन के कर्ज के तले डूबे हैं श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव। जी हां दोस्तों, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव चीन के कर्ज में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान पर 77.3 अरब डॉलर का कर्ज, वो भी विदेशी कर्जा है, जबकि मालदीव पर उसकी सकल राष्ट्रीय आय बोले GNI का 31% है। द्वीप ने फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि 2020 के अंत तक मालदीव का कुल कर्ज MVR 86 अरब है। जी हाँ दोस्तों, फोर्ब्स ने विश्व बैंक से 2020 के प्राप्त आंकड़ों से कहा है कि विश्व भर में 97 देशों पर चीन का कर्ज है। इनमें से भारी कर्ज में डूबे ज्यादातर देश अफ्रीका में है, लेकिन इनमें मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत में भी मिल सकते हैं। वर्ष 2022 में दुनिया के कम आय वाले देशों की 37% आय तो चीन को कर्ज में दिया है कि शेष विश्व के द्विपक्षीय कर्ज 24% है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां जेडीयू को बहुत बड़ा झटका लगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में 15 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में हुए शामिल। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड बोले तो जेडीयू को झटका देते हुए दादर एवं नागर हवेली बोले तो DNH जिला पंचायत के 17 में से 15 सदस्य एवं पार्टी के इस केंद्र शासित प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो गए। दोनों ही दलों के पदाधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष उन लोगों में शामिल है जिन्होंने दल बदल किया। दादरा एवं नागर हवेली जिला पंचायत 20 सदस्यीय निकाय है दोस्तों, जिसका चुनाव 2 साल पहले हुआ है। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी दोस्तों। जेडीयू की दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप इकाई के अध्यक्ष धर्मेश चौहान सोमवार को अपनी टीम के साथ भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बनाया गया। भाजपा ने यह जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जेडीयू को हर तरीके से, हर तरफ से झटका लगता नजर आ रहा है दोस्तों। आने वाले समय में बिहार से भी जेडीयू गायब हो सकती है। क्या कहते हैं आप लोग? अगली खबर की बात करें जहां पर अमित शाह जी का केजरीवाल पर कड़ा तंज, कहा सपने बेचने वाले गुजरात में नहीं जीतेंगे, भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह जी ने बिना केजरीवाल का नाम लिए कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वे गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे। गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर एक कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि विधानसभा चुनाव पार्टी सीएम के नेतृत्व में ही लड़ेगी। अमित शाह ने दावा किया है कि भाजपा 2/3 बहुमत के साथ गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमित शाह जी ने इसी दौरान कहा कि सपने बेचने वालों को गुजरात में कभी चुनावी सफलता नहीं मिलेगी। मैं गुजरात के लोगों को जानता हूँ, सपने बेचने वालों को गुजरात में कभी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि जनता उन्हीं का समर्थन करती है जो काम करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा शानदार जीत हासिल करेंगे। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल गुजरात जाकर के दोस्तों राजनीति कर रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? और आपको क्या लगता है गुजरात चुनाव कौन सी पार्टी जीतने वाली है दोस्तों, वो भी कितने बहुमत सीट के साथ, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर आर्टिकल 370 को मुद्दा नहीं बना सकते। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से कह नहीं सकते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में दें। गुलाम नबी आजाद की नए दिन के नए विचार। जी हां, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे गुलाम नबी आजाद ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आर्टिकल 370 को मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं 77 सीटों को 350 सीटों में बदल सकूं। आजाद ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूं कि वो इस मामले की सुनवाई शुरू करे और फैसला हमारे पक्ष में दे। मैंने कभी भी ऐसा वादा नहीं किया जो कि मेरे हाथ में ना हो। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार घाटी में बहुत बड़ी रैली को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि मैं लोगों को गलत वादे करके गुमराह नहीं करूंगा। मैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने का वादा नहीं कर सकता हूं। गुलाम नबी आजाद का यह बयान काफी प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि शायद ही आने वाले समय में भाजपा से इतर किसी दल को 2/3 बहुमत मिलने वाला है। ऐसे में आर्टिकल 370 को खत्म कर पाना बेहद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा है। माना यह जा रहा है कि ये भी वजह है कि गुलाम नबी आजाद ने ये बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको गुलाम नबी के इन बयानों को लेकर, बताइएगा जरूर। और ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी
लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है। तो मिलता अगली बड़ी खबर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।